बहुत सारी मीडिया कवरेज इस तरह की आ रही थी कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आतंक के खिलाफ, इनका धंधा प्रभावित हुआ है इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट पर उतरे हैं। भारत के हर एक कोने में से एक आदमी को टारगेट किया है, धर्म के आधार पर टारगेट किया गया, ये तो एक बड़ा रीजन था। 370 जब हटा तो एक बौखलाहट आ गई आतंकियों में कि यार ये लोग तो यहाँ पर कोई पत्थर फेंकने को तैयार नहीं हो रहा है, सब लोग आराम से धंधे में लिप्त हो गए। टैक्सी स्टैंड सुना पड़ा है, सब मार्केट लगभग सुने पड़े। पहलगाम का तो ये हाल था, ऐसा लग रहा था जैसे हॉन्टेड प्लेस हो गया, किसी एक अपराधी ने किया या 100 अपराधियों ने किया। उनका इलाज सरकार कर देगी, बढ़िया करेगी, आने वाली पीढ़ियां भी उनके उठ करके मुंह नहीं खोलेंगी। इधर कराची बंदरगाह से आप उसको नेवी से मरवाओगे, इधर BSF से राजस्थान से मरवाओगे, कश्मीर में वो सोच रहा है बॉर्डर से आएंगे हम पानी से उड़ा दे रहे हैं। पाकिस्तान बस है क्या, इंडिया जहां चाहेगा वहां घूट के मार देगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है और वहां 28 पर्यटकों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। देश में माहौल गरमाया हुआ है, लोग अपेक्षा करेंगे सरकार से कि वहां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा, पर सवाल यह है कि कश्मीर का माहौल कैसा है और पर्यटक क्या वहां आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो लोग अमरनाथ केदारनाथ यात्रा में जाने वाले थे वो भी डरे हुए हैं, उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया। हमारे साथ अंकित सर मौजूद है। 3 दिन पहले वो कश्मीर पहुंचे थे, वहां उन्होंने पूरा जायजा लिया, खबरें की वहां से और पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। हम इनसे जान लेते हैं कि सर कश्मीर का माहौल कैसा था, क्योंकि आप लगातार धरातल पे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और आपने अपने वीडियोस बता रहे थे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए, लोग वहां पहुंचने चाहिए। कैसा माहौल था वहां पर? रमेश जी, मैं जब वहां गया तो मेरा एक परसेप्शन इस बात को लेके जानने का था कि जैसे हम लोग मीडिया के थ्रू सुनते हैं ना चीजों को, मीडिया चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सुनने में यह आता है कि वहां के लोग भी इस चीज से प्रभावित हैं या फिर वो प्रिटेंड कर रहे हैं। पहला तो प्रश्न यही था कि बहुत सारी मीडिया कवरेज इस तरह की आ रही थी कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आतंक के खिलाफ, है ना। तो मेरी ऑडियंस ने मुझसे कहा कि सर इनका धंधा प्रभावित हुआ है इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट पर उतरे हैं। मैंने कहा एक बार जाके देखना चाहिए कि इस बात में क्या सच्चाई है। दूसरा, एक और भारत में मीडिया के द्वारा एक बिल्टअप हो रहा था और वो था कि विदाउट लोकल सपोर्ट ये चीज संभव नहीं हो सकती। आतंकवादी जो घुसपैठ कर रहे थे कि भाई विदाउट लोकल सपोर्ट कोई इतना अंदर तक नहीं जा सकता, तो मैंने कहा ये भी चेक करने की चीज है। और तीसरा जो चीज था वो ये था कि क्या वाकई में टूरिज्म ने वहां पर उन्नति दी भी है कि नहीं दी है। मतलब हम लोग केवल मीडिया के थ्रू देख पाते हैं क्या ये सब चीजें, यहाँ होता भी है ऐसा कुछ। तो जाते ही जो सबसे पहली वाइब आई ना वो ये थी कि टूरिस्ट वाकई में लगभग 90% वहां से बाहर आ चुका है, मतलब पूरा खाली हो चुका था, फुल। होटल्स, डल लेक के अंदर टूरिस्ट नहीं है, शिकारा में टूरिस्ट नहीं है, हाउस बोट में टूरिस्ट नहीं है। लोग सिक्योरिटी के हिसाब से खाली करवा दिए थे, लोगों में बहता कि वो रवाना हो गए। लोगों में बहता, अच्छा है ना, जो घटना घटी वो टूरिस्ट के साथ थी। तो अब जब आप सोचो 2-3 चीजों को जोड़ो कि लोकल सपोर्ट था, लोकल सपोर्ट के कारण आतंकियों ने टूरिस्ट को निशाना बनाया, तो फिर तो हर लोकल से आपको डर लगेगा। तो किस पर ट्रस्ट करें? जो पर्यटक गया हुआ है वो अब तक जिनके साथ घूम रहा था वो वहां के लोकल थे, तो कल को उन्हीं में से कोई आकर के इनको मार दे तो एक भय बैठ गया। आतंकी 4 का भय नहीं था, भय ये था कि इनको जिन्होंने सपोर्ट किया है वो कहीं हमारे साथ तो नहीं घूम रहे, या वैसे ही लोग तो हमारे साथ नहीं घूम रहे। तो ऐसा है तो टूरिस्ट का एकदम ट्रस्ट खत्म हो गया। कश्मीरियों ने आजादी के बाद से अब तक एक ट्रस्ट ही डेवलप किया था कि हम पर्यटकों के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारा स्टैंड चाहे जो भी हो, कश्मीर को लेकर हम चाहे वो स्वायत्तता चाहते हो चाहे हम 370 चाहते हो, लेकिन हम पर्यटकों के साथ बहुत अच्छे हैं, हम उनके साथ कोई भी राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा। पहली बार जब ये हुआ लोकल सपोर्ट और यहाँ पर मतलब ये सब बातें, और ऐसे में पर्यटक का विश्वास टूटा, और विश्वास टूटा ना वो टूरिज्म पर दिखाई दिया। जैसे ये चीज दिखाई दी तो वहां के कश्मीरियों को ये समझ में आया कि यार हम लोग जिस चीज को अब तक इतना पोषित करते हुए ला रहे थे वो कितना जरूरी भी था। एकदम बेरोजगारी आ गई, एकदम टैक्सी स्टैंड सुना पड़ा है, सब मार्केट लगभग सुने पड़े। पहलगाम का तो ये हाल था, ऐसा लग रहा था जैसे हॉन्टेड प्लेस हो गया। अच्छा, मतलब आप ऐसे समझे जैसे हमारे अलवर में ना अजबगढ़ भानगढ़ है, राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में, अपने वहां जाओगे तो आपको ऐसा लगता है ना पता नहीं यहाँ पे कोई बस्ती हुआ करती थी। जहां ये आतंकी घटना हुई उस घटना से 2 किलोमीटर आगे पहलगांव गांव है, जहाँ पे दुकानें इसलिए चलती थी क्योंकि टूरिस्ट वहां जाते थे और टूरिस्ट के अलावा टैक्सी वाले वहां जाके रुकते थे, होता था। वो दुकानें बंद पड़ी है, एकदम ऐसा एकदम वीरान और सन्नाटा। अच्छा, जब आप पहली बार पहलगाम पहुंचे तो कैसा लग रहा था कि अब हम भारत में है या फिर उस इलाके में है जहाँ डर सा लोगों में लग रहा था? यार देखो,
अब जब हम गए थे ना, तो बड़ी मात्रा में मीडिया वाले थे वहां पे, और टूरिस्ट के नाम पर बहुत लिमिटेड लोग थे। ठीक है। सेना का ऑब्वियस सी बात है, सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तो सेना का तो वहां प्रेजेंस है ही है, लेकिन अंदर से भी एक भाव ये था कि ये वो जगह है जहां पर विश्वासघात हुआ है। होता क्या है ना, देखो, हिमालय की ही रेंजेस में हिमाचल है, उत्तराखंड है, आप जब इन क्षेत्रों में घूमने जाते हो ना, तो आपको दीवारों पर भी ट्रस्ट होता है, अरे तो अपनी जगह है। आप कहीं पर भी रुक करके, कहीं भी रुक करके, रात को भी कैंपिंग करके सोने की हिम्मत करते हो कि सो जाएंगे। वहां पूरे रास्ते भय दिमाग में साथ साथ चलता है टूरिस्ट के, कि पता नहीं कौन किस वेश में आकर मेरे साथ ये हरकत कर देगा। तो जब माहौल में इस तरह का डर हो ना, तो स्वर्ग भी नर्क जैसा लगने लगता है। जो वहां पे टूरिस्ट ना होने का बड़ा रीजन देखा हमने, कि ऐसा क्यों गया टूरिस्ट, मतलब टूरिस्ट इतना डरपोक थोड़ी है कि चला गया, वो तो चाहता तो आतंकियों को पकड़ के मार देता। भाई साहब, दिक्कत तब आती है इंसान का जब विश्वास टूटता है, तो विश्वास बहाली ज्यादा जरूरी है इस समय। अच्छा, एक सवाल ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने पर्यटकों को क्यों निशाना बनाया, क्योंकि वहाँ पहलगाम ऐसी जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है, काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। क्या उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया कि लोग बाहर के हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भारत के हर एक कोने में से एक आदमी को टारगेट किया है। भय, मतलब भय। देखो, इसका सीधा सा रीजन तो ये सब जानते हैं कि धर्म के आधार पर टारगेट किया गया, ये तो एक बड़ा रीजन था कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान, क्योंकि हो क्या रहा है ना, 370 जब हटा तो एक बौखलाहट आ गई आतंकियों में कि यार ये लोग तो यहाँ पर कोई पत्थर फेंकने कोई तैयार नहीं हो रहा है, सब लोग आराम से धंधे में लिप्त हो गए, बढ़िया रोजगार चल रहा है सबका, बढ़िया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, करोड़ों में टूरिस्ट आ रहे हैं, कश्मीरियों के घर फ्लरिश हो रहे हैं, बढ़िया गाड़ियां घरों में खड़ी हैं। तो आतंकियों को हताशा इस बात की थी कि हमारे लिए काम करने वाला कोई नहीं बच रहा। अच्छा। जैसे आप ऐसे समझो, अपन खेतीबाड़ी के अंदर कई बार ऐसा होता है ना कि अपन को कुछ हेल्पिंग हैंड्स चाहिए होते हैं, कि भाई हमारे लिए चलो पानी मोड़ने वाला कोई निराई गुड़ाई करने के लिए पहले लोग मिल जाते थे, लेकिन जब मनरेगा आया, धीरे धीरे लोगों की एक फिक्स इनकम सेट करने का सरकार ने प्रयास किया कि मिनिमम इतना वेज तो मिलेगा ही, मिनिमम वेज गारंटी आने लगी, तो उससे किनको असर पड़ने लगा? उन किसानों को जिनको लेबर की जरूरत पड़ती थी, उनके लिए लेबर महंगा होने लगा। ये अच्छी बात थी, इससे धीरे धीरे लोगों को तनख्वाह और मिलने लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे और ज्यादा लेबर को काम मिलने लगा। तो ऐसे में क्या हुआ ना कि जिनके दाम जेब से जा रहे थे, वो असल मायने में किस बात के विरोधी हो जाएंगे कि मेरी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है। आतंकियों को ऐसी निराशा सोचो कश्मीर में कैसी हो रही होगी कि 500 रुपए में जो आदमी पत्थर फेंक देता था, आज वो 3000 रुपए तो खुद खर्च करता है डेली के। रहना खाना, कश्मीरी का खुद का खर्चा बहुत होता है, उनके लाइफ स्टाइल में वो अंतर दिखने लगता है। तो ऐसे में अब वो सस्ते में नहीं मिल रहा। अच्छा। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, वो फंडिंग नहीं कर पा रहा, खरीदूं कैसे भाई, एक आध दिन की बात हो तो कैसे। तो ऐसे में महंगा अफेयर हो गया ये। तो फिर उन्होंने सोचा उस नस को काटो जिससे इनके पास ये पैसा आया, और वो क्या था? टूरिस्ट को मत आने दो, टूरिस्ट नहीं आएगा, ये वापस से गरीब होंगे, वापस से गरीब होंगे, फिर से हमारे लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब पूरी प्लानिंग थी, प्लानिंग किस। तो टूरिस्ट को टारगेट करने का रीजन ये था। अब हम भारतीयों को क्या समझना चाहिए कि देखो, उनका विश्वासघात जिन लोगों ने हमसे किया, तो सारों ने तो नहीं किया, किसी एक अपराधी ने किया या 100 अपराधियों ने किया, उनका इलाज सरकार कर देगी और बढ़िया करेगी, आने वाली पीढ़ियां भी उनके उठ करके मुंह नहीं खोलेंगी। इनके आकाओं का भी इलाज कर देगी भारत सरकार, जिस रुख में चल रही है पाकिस्तान का भी इलाज करेगी। हमें आवश्यक क्या है इस समय? हमें आवश्यक है कि कश्मीर नहीं छोड़ना है। अच्छा। हमें कश्मीर नहीं छोड़ना है। बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर उनको ये बात समझ में आ गई कि 4 आतंकी जाकर के भी हजारों की संख्या में पर्यटकों को भगा सकते हैं, तो भाई साहब आप सोचो कि ये तो इस घर को दोबारा दोबारा दोहराएंगे। हमें दृढ़ता से वहां पर खड़े रहना है। इसीलिए मैंने वहां जाकर जो सेशन किया, वो लाइन ही हेडलाइन यही थी कि डरना नहीं, डटने का समय है। डरने का नहीं, डटने का समय है। अच्छा सर, कुछ नेताओं को मैं बयान सुन रहा था, तो लोग ये कह रहे थे कि अगर आतंकवादी पहलगाम घुस सकते हैं तो वहां से श्रीनगर दूर नहीं है, वो वहां पर भी हमला कर सकते थे। तो श्रीनगर ज्यादा नजदीक है बॉर्डर के भाई। हाँ। तो ऐसे समझो, पुलवामा वहां से 40 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो पहलगाम, पुलवामा, श्रीनगर, ये सब वो जगह है, त्राल, अनंतनाग, जहां आतंकी घटनाएं होती रही हैं। तो आतंकी घटना होना कोई नई बात नहीं है, पर पहले क्या था, वो सेना को टारगेट करते थे। और हमारे देश में ना सेना को लेकर ये है कि ये तो बेचारे बने ही शहीद होने के लिए, ऐसा थोड़ी यार, वो भी तो अपने ही है ना। उनको टारगेट किया गया और टूरिस्ट को टारगेट किया गया। क्यों भाई? टूरिस्ट के टारगेट पर तो आप सब लोगों को दुख हो रहा है, और सैनिकों के टारगेट पर
उन आतंकी घटनाओं को आप आम घटना मान लेंगे? हमारे देश ने पुलवामा में जब हमारे शहीद सैनिक हुए, तब जाकर के जो भाव देखा कि यार सैनिक भी हमारे ही हैं, इनको कोई क्यों मार रहा है? देश ने जो यूनिटी दिखाई ना सीआरपीएफ के टाइम पर, यही यूनिटी पर्यटकों के केस में भी दिखाई है कि नहीं, आदमी हमारे सब महत्वपूर्ण है भाई, वर्दी में हो चाहे सादा में हो, आदमी अपना है। एक और सवाल लेंगे। आप करंट अफेयर को लेकर इंटरनेशनल मुद्दों में लगातार बोलते हैं। कई वीडियोस, फोटोज, ट्वीट ऐसे आ रहे हैं कि विदेशी जो वीटो पावर है, 4 बड़े देश है, वो भारत के साथ है कि आप कार्रवाई कीजिए, हम भी आपके साथ खड़े होंगे, आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। पर पाकिस्तान से बदला लिया जा रहा आतंकवाद के खिलाफ, ये कुछ समझ में नहीं आता। देखो पॉइंट क्या है ना कि पाकिस्तान की तो स्ट्रेटजी है, जैसे आपने मान लो कि 4 अपराधियों को अपने संरक्षण में बड़ा किया, तो आप उनके खिलाफ चाह करके भी नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान मजबूर है कि उसने जो फल बोए थे पहले, जो बीज बोए थे, अब वो फल दे रहे हैं। आतंक को उसने पनपाया, अब वही आतंकी निकल करके ये हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो जा नहीं सकता। पॉइंट नंबर 1। ऐसे में भारत क्या स्टैंड लेगा? भारत को ना अब फुल प्रूफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब वो नहीं चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, कि उनके 4 लोग हमने मार दिए। अब हमको आवश्यकता है कि इसका फुल प्रूफ इलाज कर दिया जाए, और इलाज ऐसा हो। देखो मैं एक बहुत बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ सब जगह। कुछ लोग इस बारे में सवाल कर रहे हैं कि सर हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके देश में देश विरोधी लोग पनपे क्यों? क्योंकि आपने अपने दुश्मनों का सही से इलाज नहीं किया। ऐसे समझो, अगर आपने रावण ही मार दिया तो छोटे मोटे जितने भी असुर है ना, वो शांत हो जाएंगे, वो डरने लगे कि यार ये रावण को मार दिया। राम जी का राज कैसे आया? रावण को मारा पहले, कि रावण को खत्म करो, असुर स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ही हमें अपने देश के अंदर जो सपोले पनप रहे हैं उनका इलाज नहीं करना है। रोज असुर मार के एनर्जी वेस्ट मत करो, वो स्वतः सेटल हो जाएंगे। आप टारगेट हिट करो। टारगेट जब मेन टारगेट हिट करोगे, उसका जब इलाज कर दोगे, तो ये बांग्लादेश, मालदीव, जो चुन्नू मुन्नू टाइप के जो देश खड़े हो गए हमारे सामने, ये भी मुंह खोल करके, जिनकी मतलब अच्छे से इंडिया वाले इकट्ठा होकर अगर हप बोल देना, तो ये कई सालों तक सदमा में से बाहर ना निकले। वो लोग भी आजकल साहब सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी क्या है कि हमारे देश के नेताओं को भी अब ये सोचना चाहिए कि अब बहुत हो गया है, इलाज करो असली आदमी का। उसका इलाज जब होगा, ये सारे सपोले शांत हो जाएंगे। बांग्लादेश आके सरेंडर करेगा कि भाई साहब गलती हो गई, उसका प्रॉपर इलाज कर दो। अब हमारे देश के अंदर जैसे कुछ लोग पाकिस्तान प्रेमी आपको दिखाई दे जाते हैं, वो बोलेंगे ही नहीं, सांप सूंघ जाएगा। लेकिन वो बोल क्यों पा रहे हैं? आज हमारे देश में मुर्शिदाबाद जैसी घटना क्यों हो रही है? क्योंकि उनको यह साहस मिल रहा है कि बांग्लादेश वहां बैठ करके बयानबाजी करता है, इंडिया कुछ नहीं कर रहा है। तो चलो, जब बांग्लादेश का ही कुछ नहीं हो रहा तो हमारा तो क्या ही होगा। उससे उनका हौसला बढ़ रहा है। जैसे एक क्लास टीचर क्लास में 2 बच्चे बात कर रहे होते हैं, तो वो बच्चों को चुप नहीं कराता, तो 10 बच्चे और बात करने लगते हैं। बचपन का ही उदाहरण याद करो, है ना। एक बच्चा बात कर रहा है, क्लास टीचर अपने काम में बिजी है, तो धीरे 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 पूरी क्लास बात करने लगती है। अब ऐसे में जो क्लास का सबसे शरारती बच्चा है, टीचर खड़ा हो जाए और ऐसा तमाचा मारे। बचपन में खूब तमाचे खाए आपने और हमने, अब तो खैर मारना अपराध हो गया है, लेकिन जब उसको पनिशमेंट मिलता था, वो क्लास भाई साहब टीचर के जाने के बाद भी नहीं बात करती थी। ध्यान है? तो भारत को ना इस शरारती बच्चे को शांत करना है। एक बार सेटल कर दो स्कोर, सब क्लास शांत है फिर। सर एक और लास्ट अंतिम सवाल लेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि सिंधु का जल रोक नहीं सकते हैं, सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। क्या पानी रोक दिया गया है या पानी का रुख चेंज कर दिया? क्योंकि आप वहां पहुंचे हैं, पूरी जानकारी आपके पास पहुंची। देखो ये बात सच है कि पानी को आप एकदम थोड़ी ऐसे थोड़ी कर दोगे पानी कल से जाना बंद हो जाएगा। समझौता किस बात का होता है? जैसे मेरा और आपका एक एग्रीमेंट है कि मैं कल को घर से बाहर निकलूंगा और आपको कहूंगा कि रमेश जी आओ चल के आते हैं अपन, है ना। और आपसे मैंने कह दिया कल मेरे साथ चलना आप। अब मैं साथ चलना तो कह दिया और आपको टाइम नहीं बताया कब चलना है, आपका दिन खराब कर दिया। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि साथ चलना और मैं सुबह 4 बजे आके खड़ा हो गया, तेरे से कल कहा था, तो मैंने आपसे साथ रहते रहते भी आपको दुखी कर दिया। सिंधु जल के साथ शुरुआत तो हमने ऐसे की है कि तुमसे संधि थी, तोड़ दी। अब संधि तोड़ दी, इसका मतलब ये थोड़े पानी आज रोक दे रहे हैं। पानी चाहेंगे रोकेंगे, पानी चाहेंगे छोड़ेंगे, इकट्ठा कर लेंगे फिर छोड़ देंगे। पहले क्या होता था, हाँ भाई साहब पानी छोड़ रहे हैं, सब सेट हो जाना। अच्छा, पहले तो हम अपने द्वारा मुजफ्फराबाद पीओके इन सबको मैसेज भेजते थे कि पानी छोड़ रहे हैं भाई, डैम से पानी छोड़ रहे हैं। ठीक है। अब हम एकदम बंद करते हैं बताए बिना। अब वो सोए हुए हैं, हम डैम खोल दे रहे हैं।
तो ये वाला तो फिलहाल तो चल रहा है खेला। ठीक है। इसके बाद चूंकि एक दिन में ना तो डैम बनते हैं ना ही पानी का रास्ता मुड़ता है, हम अपने डैम की जितनी भी कैपेसिटीज हैं पहले तो उनको फुलफिल करके रखेंगे। ठीक है। जब वॉर करना होगा तो ये भी एक वॉर का साधन बनेगा कि लो भाई पानी तो अपना ही है, बारिश आ ही रही है थोड़े दिन बाद, सीजन बढ़िया चल ही रहा है। अगर हमने अपने जो डैम इन दिनों पानी रोक कर रखे, उस समय छोड़ दिया, आधा तो सिंध और पंजाब का इलाज आप वैसे ही कर दोगे, कुछ नहीं करना है, बस पानी छोड़ देना। ये वाटर क्राइसिस है, वाटर वॉर है, ये वाटर स्ट्राइक है, ये हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हो? आप सोचो ना कितने फ्रंट से आप उसको मार पाओगे। इधर कराची बंदरगाह से आप उसको नेवी से मरवाओगे, इधर बीएसएफ से राजस्थान से मरवाओगे, कश्मीर में वो सोच रहा है बॉर्डर से आएंगे हम पानी से उड़ा दे रहे हैं। पाकिस्तान बस है क्या, इंडिया जहां चाहेगा वहां घूट के मार देगा। मतलब तैयारी पूरी कर ली जा रही थी, फुल प्रूफ तैयारी है, फुल प्रूफ तैयारी, मतलब मुंह तोड़ जवाब देंगे 100%। मोदी ने किया। पाकिस्तान तोड़ बोलते हैं इसको, पाकिस्तान पाकिस्तान तोड़ जवाब देने का समय आ गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित सर है करंटली मुद्दे और नेशनल अफेयर को लेकर अपने यूट्यूब पर और कई बार चर्चाओं में रहता है। अभी कश्मीर के दौरे पर थे, पुलवामा पहलगाम में जो घटना हुई उसको लेकर पूरी तरीके से ग्राउंड पर उतरे, लोगों से बातचीत की और अपनी आवाज पूरे देश के हर एक कोने तक पहुंचाने की कोशिश की। हमने भी चर्चा की कई अहम मुद्दों को लेकर।